Hello students, how are you all? I hope you are fit and fine at your home. In the last two videos, we have been studying the first chapter of history of 10th standard. The first chapter that we are studying is the historiography, development in the West. Okay students, so in the previous two videos, we have studied 1.1 tradition of historiography, 1.2 modern historiography and 1.3 development of scientific perspective in Europe and historiography. Yes student, we have completed these 3 points in the previous two videos. Okay student, if you haven't seen, please watch that video, then we'll able to understand the third part of this video. In the third part, we are going to study 1.4 notable scholars. Yes student, so without further ado, we will start with the 1.4 notable scholars. Before starting the video, I would like to welcome you all to my YouTube channel. Here we study history, geography and languages of 10th standard. Okay student, as well as I would like to say thanks to my subscribers. Thank you friends and parents. Let's start with the new point 1.4 notable scholars without further ado. तो आज हम पढ़ने वाले हैं पॉइंट 1.4 दैट इज नोटेबल स्कॉलर्स. इसका मतलब है महत्वपूर्ण विचारक और महत्वपूर्ण विचारवंत जिन्होंने हिस्ट्रियोग्राफी में अपना योगदान दिया है. इतिहास लेखन में बहुत सारे विचारकों का योगदान इसमें रहा है, लेकिन तो यहाँ पे हम कुछ महत्वपूर्ण विचारवंत और महत्वपूर्ण विचारक का अध्ययन करने वाले हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रीड एंड देन आई विल एक्सप्लेन इट टू यू स्टूडेंट. पढ़ना बहुत जरूरी है. अगर आपको समझना है तो पढ़ना बहुत जरूरी है. तो आपके लिए मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट नोटेबल स्कॉलर ऑफ हिस्ट्रियोग्राफी, रेने डिकार्ट, 1596 to 1650. Rene Descartes was the foremost among scholars who insisted on verifying the reliability of historical documents by critically examining them. Among the rules given by him in his book Discourse on the Method, the following is supposed to have a great impact on scientific method of research. Never to accept anything for true till all grounds of doubt are excluded. Yes student, first of all I would like to tell you about the pronunciation of this word, that is Descartes. Yes, this is a French name, so it is pronounced as Descartes. Okay student, Descartes. So mind the pronunciation of this word Descartes. So एक सबसे महत्वपूर्ण इतिहास लेखन के विचारवंत जो है उनकी हम स्टडी करेंगे. उनका नाम है रेने डिकार्ट. ओके स्टूडेंट, सो रेने डिकार्ट का पीरियड यहाँ पे बताया गया है 31 मार्च 1596 टू 11th February 1650. Yes student, so Rene Descartes was the foremost among scholars who insisted on verifying the reliability of the historical documents by critically examining them. Students, रेने डिकार्ट का आग्रहपूर्वक कहना था कि इतिहास लेखन करते समय जो साधनों का इस्तेमाल हम करते हैं, विशेषतः कागजातों की विश्वसनीयता की जांच करनी आवश्यक है. स्टूडेंट्स, इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट रेने डिकार्ट का कहना था कि जब हम इतिहास लेखन करते हैं और उसके लिए जो भी साधन हम इस्तेमाल करते हैं उसमें से ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट्स यानी कि ऐतिहासिक दस्तावेज, उस दस्तावेज का रिलायबिलिटी हमें चेक करना चाहिए, विश्वसनीयता हमें चेक करना जरूरी है. व्हाट डू यू मीन बाय रिलायबिलिटी स्टूडेंट? विश्वसनीयता यानी कि क्या, कि वह डॉक्यूमेंट, वह दस्तावेज सत्य है या नहीं. ओके, और उसकी इंफॉर्मेशन हर जगह पे अगर हम चेक करेंगे तो वही इंफॉर्मेशन अगर हमें मिलती है तो वह डॉक्यूमेंट क्या है, विश्वसनीय है, हम ऐसा कह सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया? और यह विचार रखने वाले यह फ्रांस के सबसे अग्रणी इतिहासकार थे. स्टूडेंट्स, रेने डिकार्ट के द्वारा लिखित एक ग्रंथ, उसका नाम है डिस्कोर्स ऑन द मेथड. स्टूडेंट, डिस्कोर्स का मीनिंग है डिस्कशन यानी कि चर्चा करना.
तो स्टूडेंट, यह जो ग्रंथ है डिस्कोर्स ऑन द मेथड, यह जग विख्यात ग्रंथ है और उसमें रेने डिकार्ट ने बहुत सारे रूल्स बताए हैं। और एक महत्वपूर्ण रूल जो है, जो वैज्ञानिक संशोधन के ऊपर इम्पैक्ट करता है, इफेक्ट करता है, परिणाम करता है, वह रूल है नेवर टू एक्सेप्ट एनीथिंग फॉर ट्रू टिल ऑल ग्राउंड्स ऑफ डाउट्स आर एक्सक्लूडेड। यस स्टूडेंट, इसका मतलब यह है जब तक कोई बात सत्य है ऐसा निसंदेह रूप से स्थापित होता है, तब तक उसे कदापि स्वीकार नहीं करना चाहिए। यस स्टूडेंट, समझ में आया आपको कि कोई भी चीज हम ऐसे ही स्वीकार ना करें जब तक हमारे सभी डाउट्स क्लियर ना हो, जब तक हमारे सभी संदेह, सभी शंकाएं दूर ना होते हैं, तब तक कोई भी ट्रुथ, कोई भी सत्य हमें स्वीकार करना नहीं चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण नियम रेने डिकार्ट ने अपने ग्रंथ में लिखा है। उस ग्रंथ का नाम अभी मैंने कहा आपको, डिस्कोर्स ऑन द मेथड। स्टूडेंट्स, ग्रंथ का नाम आपको याद रखना है, डिस्कोर्स ऑन द मेथड। ओके स्टूडेंट्स, this book discourse on the method is the source of one of the important and famous quotations, that is I think therefore I am। yes student, so ये बहुत ही important quotation है जो इस बुक से लिया गया है, discourse on the method। I think therefore I am, इसका मतलब यह होता है स्टूडेंट, मैं सोचता हूं इसलिए मेरा अस्तित्व है। I am thinking therefore I exist। ओके स्टूडेंट, इसका मतलब यह होता है। समझ में आया आपको? वेरी गुड स्टूडेंट्स, डिस्कोर्स ऑन द मेथड, इसका फ्रेंच नाम है डिस्कोर्स डी ला मेथड। ओके स्टूडेंट, समझ में आया कि इतिहास लेखन करने के पहले हमें जो इतिहास साधन मिलते हैं, उस साधनों में दो दस्तावेजों का सत्यता, विश्वसनीयता एनालिसिस करना, जांचना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह विचार रेने डिकार्ट ने सबके सामने रखा और वह फ्रेंच के सबसे अग्रणी इतिहासकार थे। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया? सो दिस इज अबाउट रेने डिकार्ट। नाउ वी शैल स्टडी द नेक्स्ट नोटेबल स्कॉलर। द नेक्स्ट नोटेबल स्कॉलर इज वोल्टायर। ओके, सो लेट मी फर्स्ट रीड फॉर यू एंड देन आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। ओके, वोल्टायर 1694 to 1778. Voltaire's original name was François-Marie Arouet. He was French. He opined that, along with objective truth and chronology of historical events, considering social tradition, trade, economy, agriculture, etc., was also equally important in historiography. It gave rise to thought that understanding all aspects of human life is important for history writing. Thus, it is said that Voltaire was the founder of modern historiography. Okay student, have you listened to it carefully? Students, first of all, I will tell you the period of Voltaire first. 21st November 1694 to 30th May 1778. So this was the period of Voltaire. Students, the original name of Voltaire was François-Marie Arouet. See student, this is French name, so we should pronounce it as François-Marie Arouet. Okay students, have you understood? Students, वोल्टेयर ने इतिहास लेखन करते समय सिर्फ वस्तुनिष्ठ सत्य और घटनाओं का कालक्रम, इसके ऊपर ही ध्यान केंद्रित न करते हुए उन्होंने इतर जो घटक थे और बहुत सारे कुछ घटक थे उनके ऊपर भी ध्यान केंद्रित किया। तो कौन से वो घटक है जो वस्तुनिष्ठ सत्य और घटनाओं का कालक्रम से अलग थे? तो वो घटक हम देखते हैं। उनमें सबसे पहला है तत्कालीन समाज में प्रचलित परंपरा, यानी कि ट्रेडिशंस इन द सोसाइटी, ट्रेड यानी कि व्यापार, इकोनॉमी यानी कि आर्थिक व्यवस्था, एग्रीकल्चर यानी कि कृषि। तो उन्होंने ये सभी घटकों के ऊपर भी ध्यान केंद्रित किया है। अगर हमें इतिहास लेखन करना है तो वस्तुनिष्ठ सत्यता और घटनाओं का कालक्रम के ऊपर ध्यान केंद्रित न करते हुए ये भी जो घटक, इतर घटक है, जैसे कि तत्कालीन समाज में प्रचलित परंपरा, व्यापार,
आर्थिक परिस्थिति, कृषि यानी कि खेती, इन सभी घटकों का भी विचार करना जरूरी है। ऐसा मत, ऐसा विचार वोल्टायर ने रखा है। परिणाम स्वरूप इतिहास लेखन करते समय, इतिहास की रचना करते समय मानवीय जीवन का सर्वांगीण विचार करना जरूरी है, ऐसा मत, ऐसा विचार वोल्टायर ने रखा था। और इस विचार को बहुत ज्यादा महत्व भी प्राप्त हुआ। इसी दृष्टि से वोल्टायर को आधुनिक इतिहास लेखन का जनक कहने लगे। ओके स्टूडेंट्स, हैव अंडरस्टूड? सो वोल्टायर गेव राइज टू न्यू थॉट while writing a historiography that it is very important to think about all other aspects of human life with the objectivity of the sources as well as the chronological incidences. Okay students, and because of this Voltaire was considered as the founder of modern historiography. Okay students? Yes student, so this is about Voltaire. The original name of Voltaire, do not forget it, Francois Marie Arouet. With this we will move forward with the new notable scholars. Let's have more information about the third scholar, that is George William Frederick Hegel. Okay students, first of all I will read for you and then I will explain. Students, listen to it carefully because it is very important to read and listen carefully. So let's read. George William Frederick Hegel, 1770 to 1831. Hegel was a German philosopher. He insisted that the historical reality should be presented in a logical manner. To him, the timeline of historical events was indicative of progress. He also thought that the presentation of history is bound to change over time as new evidences would come forth. With Hegel's philosophy, many scholars were convinced that historical methods were not of lesser quality, though they differed from scientific methods. The collections of his lectures and articles is published in a book entitled Encyclopedia of Philosophical Sciences. His book, Reason in History, is well known. Students, Rene, Descartes and Voltaire both were French philosophers. Now here, George William Frederick Hegel was German philosopher. Yes, mind it students. And the period of George William Frederick Hegel was 27th August 1770 to 14th November 1831. Yes students, so this was the period of George William Frederick Hegel. Now let's have more information about him. Students, according to him, as well as he insisted that the historical reality should be presented in a logical way. Students, इन्होंने इस बात के ऊपर ज़्यादा जोर दिया कि इतिहास की सत्यता एक तर्क शुद्धता पद्धति से रखनी चाहिए और लिखनी चाहिए। उसमें तर्क शुद्धता होना चाहिए, लॉजिकल आइडियाज उसमें होनी चाहिए। लॉजिकल मीन्स व्हाट स्टूडेंट? इट शुड बी डिपेंड ऑन रीजंस, इंसिडेंट्स शुड बी डिपेंड ऑन रीजंस। ओके स्टूडेंट, उसे ही हम लॉजिकल कहते हैं। जैसे कि साइंटिफिक मेथड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस और महत्व किसे है? तो लॉजिकल आइडियाज को होते हैं, यानी कि लॉजिकल आइडिया रीजन के ऊपर डिपेंड होते हैं, एविडेंसेस के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो उनका कहना था कि इतिहास की सत्यता यह लॉजिकल होनी चाहिए, तर्क शुद्ध होनी चाहिए। एंड he tells that the timeline of historical events indicates the progress. Okay student, so it is indicative of progress according to George William Frederick Hegel. Okay student, इसका मतलब यह है कि उन्होंने कहा इतिहास घटना का क्रम यह प्रगति दर्शाता है, यह प्रगति दिखाता है। As well as he told that the presentation of history is bound to change over time as new evidences would come forth. उनका यह कहना था कि इतिहास की रचना जो है वो बदल सकती है, चेंज हो सकती है। इतिहास की प्रस्तुति, इतिहास की रचना ये बदलती जाती है। जैसे ही इतिहास को नए एविडेंस, नए प्रमाण मिल जाते हैं, इतिहास को हमें रीराइट करना जरूरी होता है, इतिहास का नवनिर्माण करना
जरूरी होता है, इतिहास को दोबारा से लिखने की जरूरत होती है कि अगर नए एविडेंसेस मिलते हैं, प्राप्त होते हैं। He said that the historical methods were not of lesser quality, though they were differ from the scientific method. Okay student, तो उनका कहना था कि इतिहास की अध्ययन पद्धति वैज्ञानिक पद्धति से अलग है, लेकिन वह कम गुणवत्ता की नहीं है, उसकी भी अच्छी गुणवत्ता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यह कहना था जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल का। स्टूडेंट्स, वी फाउंड द कलेक्शन ऑफ lectures and articles by George William Frederick Hegel in the book named Encyclopedia of Philosophical Sciences, as well as he had written one more book, that is Reason of History. These are the notable books of George William Frederick Hegel. Students, हेगल के बारे में एक चीज समझनी बहुत जरूरी है, वह है हेगल के मतानुसार किसी भी घटना का अर्थ स्थापित करने के लिए उसका वर्गीकरण दो विरोधी वर्गों में करना पड़ता है, अन्यथा मानव मन उसका आकलन नहीं कर पाता है। जैसे कि सच, झूठ, अच्छा, बुरा। इस पद्धति को डायलेक्ट्स कहते हैं और हिंदी में हम उसे द्वंद्ववाद कहेंगे। स्टूडेंट, समझ में आया आपको? इस पद्धति में पहले एक सिद्धांत स्थापित किया जाता है। स्टूडेंट, सिद्धांत यानी कि थियोरी, उसके बाद उस सिद्धांत को काटने वाला प्रति सिद्धांत बनाया जाता है। प्रति सिद्धांत को हम एंटीथेसिस कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, सिद्धांत यानी कि थियोरी और ये प्रति सिद्धांत यानी कि एंटीथेसिस। अब उन दोनों सिद्धांतों का खंडन मंडन किया जाता है। खंडन मंडन यानी कि क्या स्टूडेंट? उन दोनों सिद्धांतों के ऊपर लॉजिकल डिस्कशन किया जाता है। इसके बाद दोनों सिद्धांतों का सार जिसमें समाविष्ट है, उस सिद्धांत की समन्वयात्मक रचना की जाती है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया आपको? एंड दिस इज कॉल्ड एज अ सिंथेसिस। ओके स्टूडेंट, हैव यू अंडरस्टूड? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड अबाउट हेगल. Now student, we shall study the next notable scholar. The fourth notable scholar, Leopold von Ranke. And the period of Leopold von Ranke was 21st December 1795 to 23rd May 1886. Student, he was a German philosopher. Before moving forward, first of all, I will read it for you. Let's read. Leopold von Ranke, 1795 to 1886. Historiography of 19th century was greatly influenced by the thoughts of Leopold von Ranke of Berlin University. He spoke about the critical method of historical research. He put emphasis on the utmost importance of information gathered through original documents. He also stated that all types of documents associated with a historical event need to be examined with greatest care. He believed that with this method it was possible to reach the historical truth. He criticized imaginative narration of history. Collection of his articles is published in two books entitled The Theory and the Practice of History and The Secret of World History. Students, the historiography of 19th century was greatly influenced by the thoughts of Leopold von Ranke of Berlin University. 19वीं शताब्दी में इतिहास लेखन के ऊपर लियोपोल्ड के विचारों का बहुत ज्यादा असर रहा है। बर्लिन यूनिवर्सिटी के लियोपोल्ड का बहुत ज्यादा असर 19वीं शताब्दी के इतिहास लेखन के ऊपर रहा है। तो बर्लिन यूनिवर्सिटी जो है यह कहाँ पे है? जर्मनी की कैपिटल बर्लिन है और जर्मनी का सबसे बड़ा शहर जो है वह भी बर्लिन है। ठीक है स्टूडेंट्स, ही स्पोक अबाउट द क्रिटिकल मेथड ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। इतिहास संशोधन में विश्लेषणात्मक पद्धति का किस तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए, इसके ऊपर उन्होंने बात की है। स्टूडेंट, ही एम्फसाइज्ड ऑन द गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ओनली। उनका कहना यह था कि मूल दस्तावेजों के आधार पर जो जानकारी प्राप्त होती है वही सबसे महत्वपूर्ण है। एज वेल एज ही टोल्ड दैट ऑल टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स एसोसिएटेड विथ अ हिस्टोरिकल इवेंट
need to be examined with the greatest care. And according to him, with this method we can reach to the truth. He criticized the imaginative narration of history. स्टूडेंट, उनका कहना था कि इतिहास लेखन के संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो भी दस्तावेज है, वो बहुत ही क्रिटिकली और बहुत ही केयर के साथ उसका एग्जामिनेशन होना जरूरी है. अगर हम इस तरीके के पद्धति का इस्तेमाल करेंगे तो जरूर ही ऐतिहासिक सत्यता के पास हम पहुंच पाएंगे. उन्होंने इतिहास लेखन में काल्पनिकता के उपयोग किए जाने की आलोचना की है. He had given importance to the presentation of world history. स्टूडेंट्स, उनके विविध लेखों का संकलन द थियरी एंड द प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री और द सीक्रेट ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री इन ग्रंथों में प्राप्त होता है. Yes, students have understood. So this is about Leopold von Ranke. Students, the next notable scholar is Karl Marx. Students, first of all, I will read it for you. Karl Marx, 1818 to 1883. In the later half of the 19th century, a new school of thought arose, keeping in view the new thesis formulated by Karl Marx. According to Karl Marx, history was not about abstract ideas. It was about living people. Human relationships are shaped by the fundamental needs of people, and the ownership as well as nature of prevalent means of production to meet those needs. The accessibility of these means to different strata of the society may not be equal. This inequality causes a division of society into classes, leading to class struggle. According to Karl Marx, human history is the history of class struggle, as the class that owns the means of production economically exploits the rest of the classes. Das Kapital, a treatise written by him, is the most referred book all over the world. Students, the period of Karl Marx was 5th May 1818 to 14th March 1883. Karl Marx was a German philosopher, economist, sociologist, historian, political theorist, journalist and social revolutionary. Students, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इतिहास की ओर देखने का एक नया वैचारिक प्रणाली अस्तित्व में आई और वह वैचारिक प्रणाली मार्क्स द्वारा स्थापित थी और उस वैचारिक प्रणाली का नाम है मार्क्सिज्म. स्टूडेंट, ये मार्क्स द्वारा प्रस्तापित है, इसलिए इसे मार्क्सिज्म कहा जाता है. इस विचार प्रणाली को मार्क्सिज्म कहा जाता है. According to him, history was not about the abstract ideas, but it is about the life of human. कार्ल मार्क्स का कहना था कि इतिहास अमूर्त कल्पनाओं का नहीं है, abstract आइडियाज का नहीं है, लेकिन वह जीवित मनुष्य का होता है. मनुष्य के रिश्ते नाते, मनुष्य के रिलेशनशिप जो है वह लोगों के बीच में जो ज़रूरतें हैं उसके आधार पर डेवलप होती है, विकसित होती है. उसके साथ साथ जो उपलब्ध संसाधन है, जो अवेलेबल सोर्सेस है, और उसके साथ साथ उसके ऊपर स्वामित्व किसका है, ओनरशिप किसकी है, उसके आधार पे भी ह्यूमन रिलेशनशिप डिपेंड है. ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट कि ह्यूमन रिलेशनशिप जो है लोगों के बीच में जो ज़रूरतें होती उसके ऊपर आधारभूत होती है, और उसके साथ साथ हमारे आसपास जो उपलब्ध संसाधन है और उन संसाधनों के ऊपर किसकी ओनरशिप है, किसका स्वामित्व है, उसके ऊपर भी ह्यूमन रिलेशनशिप का विकास होता रहता है. ये संसाधन समाज के विविध वर्गों में समान मात्रा में प्राप्त नहीं होते. ओके स्टूडेंट, समझ में आया? यह संसाधन हर एक वर्ग में, हर लोगों में समानता पूर्वक विभाजित नहीं किया जाता है और उनको प्राप्त नहीं होता है. इसका ही परिणाम ऐसा होता है कि वर्ग संघर्ष शुरुआत होती है, क्लास कॉन्फ्लिक्ट शुरुआत होती है. ठीक है स्टूडेंट्स, और मानव का इतिहास भी वर्ग संघर्ष का इतिहास है.
तथा जिस वर्ग के नियंत्रण में उत्पादन संसाधन होते हैं वह वर्ग इतर अन्य वर्गों का शोषण करता है, आर्थिक शोषण करता है। तो ऐसे दो वर्गों में अपना समाज बटा हुआ है, एक है जो उत्पादक है और दूसरा जो है वहां पे काम करने वाला होता है। ठीक है, तो ये उत्पादक लोग जो कामगार लोग होते हैं, लेबर होते हैं, उनका शोषण करते रहते हैं, आर्थिक शोषण करते रहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया आपको? मनुष्य का जीवन जो है इस संघर्ष से ही चालू होता है, शेप्ड होता है और विकसित होता है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया? स्टूडेंट्स, कार्ल मार्क्स ने एक बुक लिखा है, उसका नाम है दास कैपिटल, और ये दास कैपिटल बुक जो है विश्व विख्यात है। एंड द दास कैपिटल पब्लिश्ड इन 1867, और इस दास कैपिटल के 3 वॉल्यूम्स है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया? तो दिस इज अबाउट कार्ल मार्क्स। यस स्टूडेंट, हैव यू अंडरस्टूड? वेरी गुड। नाउ the further part we will study with the help of graphics. So let's learn with the graphics now. Dear students, now we shall study about Annals School. 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में फ्रांस में एनल्स नाम से जाने जाने वाली इतिहास लेखन की प्रणाली का उदय हुआ। एनल्स प्रणाली के स्वरूप इतिहास लेखन को एक भिन्न दिशा प्राप्त हुई। इतिहास का अध्ययन मात्र राजनैतिक गतिविधियों, राजाओं, महान नेताओं और उनके आनुषंगिक रूप में राजनीतिक, कूटनीतिक और युद्धों पर केंद्रित न करते हुए तत्कालीन जलवायु, स्थानीय जन, किसान, व्यापार, प्रौद्योगिक, यातायात, संचार, संपर्क साधनों, सामाजिक विभाजन और समूह की मानसिकता जैसे विषयों का अध्ययन करना भी महत्वपूर्ण माना जाने लगा। एनल्स प्रणाली का प्रारंभ करने और उसे विकसित करने का श्रेय फ्रांसीसी इतिहासकारों को दिया जाता है। स्टूडेंट्स, द फाउंडर्स ऑफ एनल्स स्कूल वर लुसियन फेब्रे एंड मार्क ब्लॉच. It gave a new direction to history writing. It was recognized now that history isn't about the political events, kings, great leaders, and accordingly politics, diplomacy, foreign affairs, and wars, but also about the climate, local people, agriculture, trade, technology, means of communication, social divisions, and their collective psychology, etc. in the historical times. So students, it's about Annals School. Now students, we are going to study the next point, that is feminist historiography. Students, first of all, let me tell you what is feminism. Feminism is a social and political movement. It is about changing the way that people see male and female rights, mainly female, and campaigning for equal ones. The history from the perspective of women is known as feminist historiography. Okay students, स्त्रीवादी इतिहास लेखन से तात्पर्य स्त्रियों के दृष्टिकोण से की गई इतिहास की पुनर्रचना। फ्रांसिस विदुषी सीमॉ द बोवा ने स्त्रीवाद की मौलिक भूमिका स्पष्ट की। स्त्रीवादी इतिहास लेखन में स्त्रियों को स्थान देने के साथ साथ इतिहास लेखन के क्षेत्र में पुरुष प्रधान दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करने पर बल दिया गया। इसके पश्चात स्त्रियों के जीवन से जुड़े नौकरी, रोजगार, ट्रेड यूनियन, उनके लिए कार्यरत संस्थाएं, स्त्रियों का पारिवारिक जीवन जैसे विभिन्न पहलुओं पर विस्तार में चर्चा विचार करने वाला अनुसंधान प्रारंभ हुआ। 1990 के दशक के पश्चात दिखाई देता है कि स्त्री को एक स्वतंत्र सामाजिक वर्ग मानकर इतिहास लिखे जाने पर बल दिया गया। ओके स्टूडेंट, सो दिस इज अबाउट फेमिनिज्म. Now student, we are going to study
the next point, that is माइकल फुको. स्टूडेंट्स, माइकल फुको का पीरियड है 1926 से लेकर 1984 तक. 20वीं शताब्दी के फ्रांसीसी इतिहासकार माइकल फुको के लेखन द्वारा एक नई अवधारणा का उदय हुआ. उसने अपने आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज ग्रंथ में यह प्रतिपादन किया कि इतिहास की कालक्रमानुसार अखंड रूप से और रूप में प्रस्तुति अथवा रचना करने की पद्धति अनुचित है. पुरातत्व में अंतिम सत्य तक पहुंचना उद्देश्य नहीं होता है, अपितु भूतकाल में हुए परिवर्तनों का स्पष्टीकरण करने का प्रयास होता है. इस तथ्य की ओर उसने ध्यान खींचने का प्रयास किया. फूको ने इतिहास में उल्लिखित परिवर्तनों को स्पष्ट करने पर बल दिया है. अतः उसने इस पद्धति को ज्ञान का पुरातत्व कहा है. इतिहासकारों ने इससे पूर्व मनोविकार, चिकित्सा, विज्ञान, कारागार प्रबंधन जैसे विषयों पर विचार नहीं किया था, परंतु फूको ने इन विषयों पर इतिहास की दृष्टि से विचार किया. इस प्रकार इतिहास लेखन की व्याप्ति निरंतर विस्तार पाती गई. साहित्य, स्थापत्य, शिल्पकला, चित्रकला, संगीत कला, नृत्य कला, नाट्य कला, फिल्म निर्माण, दूरदर्शन जैसे विविध विषयों के स्वतंत्र इतिहास लिखे जाने लगे. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज अबाउट writings of history. Okay, so students, in this video we have studied 1.4 notable scholars. In this notable scholars we have studied Rene Descartes, then we have studied about Voltaire, that is Francois Marie Arouet, then we have studied George William Frederick Hegel, and we have studied Leopold von Ranke, Karl Marx, then we have studied Anne's School, Feminist Historiography, and at the last we have studied Michael Foucault. Students, if you have liked this video and found it useful to you, then like it, share it, comment below the video, and do not forget to subscribe and press the bell icon so that you will get current notification of new videos. Thank you. Be connected.